जय हिंद। चलिए आज हम प्रकाश के परावर्तन का जो पहला चैप्टर है फिजिक्स का, उसका हम 2 नंबर वाला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो सबसे पहला जो पूछा जाता है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तो 2 नियम होते हैं। ये तो हो गया ऑब्जेक्टिव का, लेकिन हम लोग तो सब्जेक्टिव का देख रहे हैं। तो ये पूछता है कि सब्जेक्टिव में प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं और कौन कौन से होते हैं, नियम को लिखने के लिए कहा देता है। तो मान लीजिए कि यह कोई समतल दर्पण है, तो यहाँ से कोई प्रकाश की किरणें आती है, यहाँ से टकरा करके चली जाती है। तो जहाँ पर टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। यहाँ से एक अभिलंब हम लोग इस तरह से खींचते हैं ना। तो पहला नियम यह कहता है कि आपतन कोण, ये हो गया आपतन कोण और ये हो गया परावर्तन कोण। आपतन कोण परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। तो पहला नियम यह कहता है कि आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण की। और दूसरा नियम क्या कहता है कि यह आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही समतल बिंदु पर होते हैं। आपतित है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही समतल बिंदु पर होते हैं। चाहे तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले। तो चलिए हम देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन कि दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि वास्तविक तथा काल्पनिक प्रतिबिंब में क्या क्या अंतर है। तो सबसे पहले क्या करना है, लोगों को कॉपी को इस तरह से 2 भाग कर लेना है। आप लोगों को भी इधर लिख देना है प्रतिबिंब और इधर लिख देना है काल्पनिक। तो पहला यह कहता है कि इसमें दोनों में अंतर क्या है कि यह जो किरणें हैं, यानी जो वास्तविक प्रतिबिंब है, यह वास्तविक किरणों के कटन से बनता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक किरणों के, और यह जो काल्पनिक प्रतिबिंब है यह काल्पनिक किरणों के कटन से बनता है। और दूसरा अंतर यह है कि जो वास्तविक प्रतिबिंब है यह हमेशा उल्टा होता है और वह काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब हो गया उल्टा और यह हमेशा सीधा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर उतार सकते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब पर उतार सकते हैं, और इसे हम लोग पर्दे पर नहीं उतार सकते हैं, इसे हम लोग पर्दे पर नहीं उतार सकते हैं। तो इस तरह से वहाँ परीक्षा में लिखना नहीं है, वहाँ पर लिखना है इसे कि वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक किरणों के कटन से बनता है और काल्पनिक प्रतिबिंब काल्पनिक किरणों के कटन से बनता है। यह प्रतिबिंब जो है हमेशा उल्टा होता है, यह प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। इस प्रतिबिंब को हम पर्दे पर उतार सकते हैं और इस प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतार सकते हैं। कि समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की विशेषता क्या क्या है, चलिए हम समझते हैं। तो पहला विशेषता यह है कि इसमें जो है काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। इसलिए जो मान लीजिए कि यह दर्पण है ना, तो इसके अंदर में प्रतिबिंब बनता है। तो अंदर में जो बनता है उसे हम काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। तो इसमें पहले काल्पनिक प्रतिबिंब, समतल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। दूसरा क्या होता है, देखिए ये जो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है यह हमेशा ही क्या होता है, सीधा होता है। और क्या हो जाएगा, काल्पनिक प्रतिबिंब नहीं उतार सकते हैं। चौथा क्या हो जाएगा कि आप जितना दूरी पर वस्तु को आगे रखिएगा ना, उतनी ही दूरी पर वस्तु दर्पण के अंदर उसका प्रतिबिंब बनेगा। यानी कि पाँचवा विशेषता क्या है कि ये इसमें जो है ना, यह पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। यानी कि इसमें बना प्रतिबिंब, समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। उल्टा का मतलब क्या हुआ, देखिए यदि हम बायां हाथ उसको उठाएंगे ना, बायां हाथ, उसमें लिखेगा कि दायां हाथ उठ रहा है, यानी कि बायां का दायां हो जाता है और दायां का बायां हो जाता है। इसे हम लोग पार्श्विक रूप से उल्टा कहते हैं। इसमें काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। काल्पनिक प्रतिबिंब जो बनता है वो हमेशा सीधा होता है, इसे हम लोग पर्दे पर नहीं उतार सकते हैं। और जितनी दूरी पर आप वस्तु को यहाँ रखेगा ना, उतनी ही दूरी पर वस्तु के अंदर प्रतिबिंब बनता है और यह पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। ये हो गया तीसरा क्वेश्चन। चलिए हम क्वेश्चन यह है कि अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण में क्या क्या अंतर है। तो उसी प्रकार कॉपी को 2 भागों में बांट लेना है। इधर लिखेंगे अवतल दर्पण, इधर लिखेंगे उत्तल दर्पण लिख देंगे। और सबसे पहला इसमें अंतर यह है कि इसका जो परावर्तक सतह होता है, मान लीजिए कि यह अवतल दर्पण है ना, और इसका परावर्तक सतह धंसा होता है और इसका परावर्तक सतह उभरा होता है। यह परावर्तक सतह इसका परावर्तक होता है और इसका परावर्तक सतह उभरा होता है। और देखिए इसका जो फोकस है इसका दर्पण के सामने, और इसमें जो है इसका जो फोकस है, दर्पण के पीछे होता है। और इसमें क्या हो जाएगा जी, देखिए इसमें जो है ना अवतल दर्पण में दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक भी बनता है और काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। दोनों प्रकार का प्रतिबिंब, इसमें वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। और इसमें केवल क्या बनता है, इसमें केवल वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता है। और अवतल दर्पण को क्या कहते हैं, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं, क्योंकि इसमें जितना भी प्रकाश आता है ना एक जगह को जमा कर देता है, इसीलिए हम लोग इसे अभिसारी दर्पण कहते हैं। और यह क्या करते हैं, इसे कहते हैं अपसारी दर्पण कहते हैं, इसे अपसारी। अपसारी का मतलब क्या हुआ, जितनी प्रकाश आते हैं ना वह फैला देता है, तो फैलाने वाले को क्या कहते हैं, अपसारी। और यह मोड़ देता है तो एक जगह अभिसारी को, कि इसका परावर्तक सतह धंसा होता है, इसका परावर्तक सतह उभरा होता है। इसका जो फोकस जो है दर्पण के सामने होता है, इसका फोकस दर्पण के पीछे होता है। तीसरा क्या हो जाएगा, वास्तविक। इसमें जो नहीं कि अवतल दर्पण में वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है और उत्तल दर्पण में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। और चौथा क्या हो जाएगा कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं और उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। अगला देख, चलिए हम 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं कि अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण में क्या। पहले अवतल दर्पण का उपयोग देखते हैं, अवतल दर्पण उपयोग क्या क्या है उसको देखते हैं।
देखिए अवतल दर्पण का उपयोग वहाँ पर किया जाता है जहाँ पर सारी किरणों को एक जगह मोड़ना होता है, या सारी किरणों को एक जगह मोड़ देता है। तो इसका उपयोग सबसे पहले हम कहाँ करते हैं, सौर भट्टी में, फिर सोलर कुकर में भी करते हैं। सोलर कुकर में करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि ये सारी किरणों को एक जगह जब मोड़ता है ना, तो वहाँ पर गर्मी बढ़ जाता है और वहाँ पर हम लोग खाना बना सकते हैं। और दूसरा उपयोग कहाँ पर कर सकते हैं, इसका उपयोग टॉर्च में, लैंप में कर सकते हैं, लैंप में कर सकते हैं। और किस में कर सकते हैं, गाड़ी की हेडलाइट में क्यों करते हैं, क्योंकि उसको फोकस पर लगा दिया जाता है और जब फोकस पर कोई भी बल्ब लगा होता है ना, तो वह सारी किरणों को एक जगह सीधा में मोड़ देता है, समांतर कर देता है। हेडलाइट में करते हैं। और तीसरा उपयोग इसका कहाँ पर उपयोग करते हैं, डॉक्टर लोग मरीजों का दांत, नाक, आँख, कान ये सब देखने के लिए करते हैं, यानी कि डॉक्टर मरीजों के दांत, नाक, आँख, कान जाँच करने के लिए, ये सब इसका उपयोग है। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं कि उत्तल दर्पण के कौन कौन से उपयोग होते हैं। उत्तल दर्पण का उपयोग सबसे पहला हम लोग करते हैं स्ट्रीट लाइट में। स्ट्रीट लाइट क्या होता है, जब बड़ी बड़ी हाईवे सब होता है ना, वहाँ उसके बगल में एक खंभा इस तरह का लगा दिया जाता है, यहाँ पर बल्ब लगा दिया जाता है, ताकि जितने भी बल्ब लगा दिया जाता है उत्तल दर्पण यहाँ से क्या करता है, सारी प्रकाश की किरणों को यह चारों दिशाओं में छिलिया देता है। यही करता है इसका उपयोग, इसी को स्ट्रीट लाइट करते हैं जब हाईवे पर लगा दिया जाता है। और दूसरा गाड़ी के साइड मिरर में इसका उपयोग करते हैं, उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। और इसका प्रयोग हम लोग हजामती दर्पण के रूप में करते हैं, दाढ़ी बनाने के लिए किसका, उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। उत्तल दर्पण का ये मेनली दो उपयोग है, और भी बहुत सारे उपयोग हैं, जैसे कि CCTV कैमरा में इसका उपयोग किया जाता है। तो यही सब जो है बॉडी में क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। यदि आप लोगों ने देख लिया तो इतना तो निश्चित है कि प्रकाश के परावर्तन का जो चैप्टर है, इससे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और भी एक दो क्वेश्चन हो सकता है, जैसे कि अवतल दर्पण का उपयोग हम लोग दाढ़ी बनाने में क्यों करते हैं, क्योंकि उसमें बड़ा प्रतिबिंब दिखाई देता है, काल्पनिक बनता है और वह सीधा दिखाई देता है, इसलिए करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।